हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक पर हैं, बिजनेस स्टडी की सेकंड बुक के अंदर। पहली चैप्टर जो है इसका हम वो भी कर चुके हैं इस बुक का। ये इस बुक का सेकंड चैप्टर है और ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। पहली वीडियो और पहले चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ जाकर तीनों वीडियो को एसेस कर सकते हैं और इस वीडियो के साथ आप अपने 15 नंबर कंफर्म कर सकते हैं इन चारों वीडियो के थ्रू, क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलकर 15 मार्क्स के हैं। तो हम इन 15 नंबर के जो टॉपिक्स हैं वो 4 वीडियो में अपने कंप्लीट कर सकते हैं और 95% के अपने टारगेट की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पढ़ते हैं बढ़ते हैं। ये प्राइमरी का खत्म हुआ। अब हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ चलते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं जिनको पहले से इशू किया जा चुका है वो ऑलरेडी इशू होती हैं। उन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी को ट्रीट किया जाता है, डील किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं या एक स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम शेयर बाजार भी कहते हैं। तो वो जगह जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है, जहां पर पहले से इशू की गई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं अगर वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं, उसको निकालने को हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वो किसको दे देते हैं, वो जो फ्रेश इन्वेस्टर जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं ये सेलर होते हैं यहाँ पर, और ये होते हैं हमारे बायर। यहाँ कंपनी का कोई रोल नहीं है, देखोगे आप, ना तो कंपनी है ना कंपनी का कोई पार्ट है। यहाँ पर इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर को बेच रहा है। सेकेंडरी मार्केट की ये खासियत होती है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। उस कंपनी के शेयर की वैल्यू डिमांड में जितने ज्यादा होगी उतना ही उस कंपनी की रेपुटेशन, उसकी गुडविल बढ़ेगी, तो मार्केटेबिलिटी भी यहाँ से बढ़ती है जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है। ये देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो जिसकी जितनी सेविंग है वो चाहे तो इस मार्केट में लगाकर पैसा कमा सकता है। रिस्की जरूर है, मैं आपको ये बता दूं, पर यहाँ से पैसा भी उतना ही ज्यादा कमाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाने में सेकेंडरी मार्केट का एक काम होता है। आगे चलते हैं, अब हम सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं क्या होता है। आपको पता है, बताया है कि क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के थ्रू यहाँ पर डीलिंग होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं साथ ही साथ कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है सेबी के नियमों के अनुसार। सेबी आगे पढ़ोगे आप, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके थ्रू एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टॉक एक्सचेंज बनाती है जहां पर कंपनियों को अपने शेयर को अपने आप को लिस्ट कराना होता है। लिस्ट का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना। तो लिस्टिंग यहाँ पर होती है उन कंपनीज की। जैसे आप देखोगे, आपके सामने मैं बोलूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है एक तरीके से, क्योंकि हम बीएससी के नाम से भी जानते हैं इसको। ऐसे ही दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है और बहुत सारे और स्टॉक एक्सचेंज भी हैं हमारे देश के अंदर। एनएससी भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी और एनएससी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जो जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है। अब आया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है। ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। देखो, एक्सचेंज हो रही है, खरीदी नहीं जा रही। एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा। अब चाहे वो शेयर के रूप में हो, चाहे डिबेंचर के रूप में हो, चाहे बॉन्ड के रूप में हो, और चाहे किसी और फॉर्म में हो। तो उसमें क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है और मनी को सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये काम यहाँ पर होता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, कॉन्टिन्यूस प्रोवाइड मार्केट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज को। डेली खुलता है, डेली आप डील कर सकते हो। तो कॉन्टिन्यूसली आप
जो है इन्वेस्टर जो है अपने अगर उनके पास शेयर हैं, सिक्योरिटीज हैं तो उनको बेच सकते हैं। खरीदने वाला अगर खरीदना चाहता है तो वो डेली खरीद भी सकता है। स्टॉक एक्सचेंज ये सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं एक तरीके से जो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं जो अब चल रहे हैं। प्राइस को डिस्कवर करता है, मैंने बताया है आपको डिमांड और सप्लाई पर होता है ये काम। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है प्राइस की डिस्कवरी यहाँ पर होती है। स्टॉक एक्सचेंज आगे क्या करता है, हेल्प करता है शेयर ओनरशिप को बढ़ाने में। एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आज मेरे पास 5000 शेयर हैं, मैं उन 5000 शेयर को अब बेचना चाहता हूँ, उसमें से 500 शेयर मैंने पहले व्यक्ति को बेच दिए। थोड़े दिन बाद मैं 500 और किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूँ। थोड़े दिन बाद मैं 500 और बेच रहा हूँ। फिर मैंने फिर बेचे 500। ऐसे कर कर मैंने 10 बार में अपने, या 9 बारी में अगर मैं खुद भी रखना चाहता हूँ तो 9 बारी में मैंने अपने 4500 शेयर 9 लोगों को दे दिए। तो जहां मैं पहले अकेला मालिक था, अब उन शेयरों के 10 मालिक हैं। तो क्या हुआ, वाइड हुआ, ओनरशिप राइट जो है बटी। तो मैं बताऊं आपको, मिनिमम एक शेयर भी खरीदा जा सकता है किसी कंपनी का। तो वो क्या कर रहा है, ओनरशिप राइट बढ़ा रहा है। मैं अगर रिलायंस में एक शेयर खरीदूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं रिलायंस में एक शेयर के इक्विवेलेंट जो है मेरे पास उसकी ओनरशिप राइट है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां से शेयर ओनरशिप राइट भी हमें मिलती है। लोग ज्यादा ओनर बनते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के, जिनको हम नहीं जानते वो भी ओनर होते हैं। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्पेकुलेशन का भी स्कोप प्रोवाइड करता है। देखो, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है, जिसको हम सट्टेबाजी कहते हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू जो है डाउन जाने वाली है, आप इनके शेयर बेच दो। तो मार्केट में जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो लोग उसके शेयर बेचने को तैयार हो जाते हैं, मतलब कि उसकी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। जब सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है उस पर्टिकुलर शेयर की जो प्राइस है वो डाउन जाएगी, क्योंकि डिमांड कम होगी। तो स्पेकुलेशन के थ्रू भी डीलिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज वो भी प्रोवाइड करता है। बेस होता है तो ही वो चल पाता है, अगर किसी भी चीज का बेस नहीं होगा तो स्पेकुलेशन बेकार चली जाएगी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के काम थे जो स्टॉक एक्सचेंज करता है। आगे चलते हैं कि फंक्शन क्या क्या है, वो टेक्निकली क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमने देख लिया अभी आपको। कैश में कन्वर्जन भी होती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, बाइंग एंड सेलिंग बढ़ती है, तो पहला काम मैं आपको बताता हूँ। उसके प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। सेफ्टी मिलती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के फ्रॉड को रोकने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज का होता है। नहीं तो फिर सेबी इंटरैक्ट करती है और फिर पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो इसीलिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं उनको। स्कोप और स्पेकुलेशन अभी मैंने देख ही लिया, आपको दिखाई दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। और लास्ट है इक्विटी कल्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ओनरशिप राइट डिवाइड होती है। दिखाया था ना अभी आपको कि 5000 शेयर मेरे अकेले के पास थे, जब मैंने उसको धीरे धीरे कर कर बेचा तो 10 लोग उस एक पर्टिकुलर कंपनी में ओनरशिप राइट कर लिया। वो 500 भी बाकी 10 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल में हम जाने को जाएं तो मिनिमम एक शेयर भी खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इक्विटी कल्ट या ओनरशिप राइट डिवाइड होती है। तो ये काम थे स्टॉक एक्सचेंज के। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जो रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को या पूरे इस सिस्टम को, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि सेबी क्या है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, पर इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था वो 1992 में मिला था एज एन एक्ट। सेबी जो है वो सेटअप इसीलिए किया था कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टर्स का, स्पेशली इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, क्योंकि वो बड़े रिस्क में थे। अगर कंपनी धोखा करे तो उनको पता ही नहीं चलता था, और पहले तो वैसे भी पेपर फॉर्म में काम होता था, तो पेपर फॉर्म में और भी ज्यादा धोखे होने के चांसेस थे। तो इसीलिए इसको सेबी को क्या करा था, सेटअप किया गया था कि वो प्रोटेक्ट करे
इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, साथ ही साथ डेवलपमेंट करे, मार्केट को डेवलप करे, लोगों में जागरूकता बढ़ाए, रेगुलेट करे, मतलब कि उनके ऊपर नियम कानून को एप्लीकेबल करवा पाए उस सिक्योरिटी मार्केट। रेगुलेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसको स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को करना है। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव आ गए हैं अब सेबी के, तो आप इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पढ़ सकते हो। इससे आगे जितने भी हम पढ़ेंगे सब ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आया कि प्रोटेक्ट करता है राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर है कि ट्रेडिंग प्रैक्टिस, मल प्रैक्टिस को रोकने का काम ये करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसको। फिर आता है कि रेगुलेट करें, रूल्स को अप्लाई करवाएं, डेवलप करें कोड ऑफ कंडक्ट जिसको सब लोग माने, फेयर प्रैक्टिस हो, इंटरमीडियरीज जो है धोखाधड़ी ना करें, बिचौलिए, ब्रोकर। तो ये सब काम थे हमारे सेबी के, ये ऑब्जेक्टिव थे, इस वजह से सेबी को स्टेब्लिश किया गया था। अब हम सेबी के फंक्शंस पर आते हैं कि सेबी क्या काम करता है। तो बेसिकली सेबी जो है उसके 3 मेन फंक्शन है। तो उन फंक्शन में सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसको सेफ गार्ड करना है इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वेस्टर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करता है। वो जितनी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उनको प्रोहिबिट करता है, वो ना हो, ये उसको देखना होता है। ठीक है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आप अंदर ही अंदर कंपनी के आंतरिक रूप में ही अगर शेयर की आपको पता चल रहा है कि कंपनी डूबने वाली है और आप अपने शेयर बेचकर निकल जाओ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी। इसका उल्टा, आपको दिख रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो खुद ही शेयर खरीद लो, ठीक है, धीरे धीरे कर कर सारे जो ओनरशिप राइट है वो अपने पास बढ़ लो, जिससे आपकी मोनोपोली हो सके उस कंपनी के अंदर। तो वो कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको रोकने का काम वो करते हैं, क्योंकि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही बेचना और खरीदना शेयर का चलेगा। तो मल इंटेंशन के साथ अगर आप काम करोगे तो वो नहीं होने देगी सेबी, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो इसको देखता है सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन के रूप में। वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने स्टेप हैं वो सारे पूरी करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से इन्वेस्टर को एजुकेट किया जा सके। तो जो भी है, मतलब कि वो इंटरेस्ट हर वो स्टेप लेता है जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे। फिर आता है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाया जाए पूरी सिक्योरिटी मार्केट में। ये काम भी प्रोटेक्टिव फंक्शन के रूप में सेबी करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये जो क्वेश्चन है 4 से 5 मार्क में ज्यादातर आ जाता है, तो ये फंक्शन आपको पढ़ने हैं। आपको वो बोलेगा कि बताइए, पढ़कर दो, एक हॉट क्वेश्चन दे देगा कि एक सिचुएशन बना दी और पूछेगा आपसे कि ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा कंसेप्ट है, और फिर उस कंसेप्ट का कौन सा फंक्शन है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर प्रोटेक्टिव है, इन इन चीजों को पढ़कर आप बता पाओगे कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आगे वाले फंक्शन देखेंगे तो आप और सीखोगे। दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी का मतलब रेगुलेट करना, रूल्स को अप्लाई करवाना। यहाँ पर वो रूल अप्लाई करवाएगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, किसका, ब्रोकर का और सब ब्रोकर का। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में देखा था ना आपने, तो ब्रोकर और सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है सेबी के अंतर्गत। फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर होता है। फिर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रेकर, उनके ऊपर रूल को अप्लाई कराना, वो मान रहे हैं उनको, पोर्टफोलियो देखना, ठीक है, अंडर राइटर को चेक करना, मर्चेंट जो बैंकर हैं उस कंपनी के साथ, उनके साथ बात करना। तो इन सबको रेगुलेट करने का काम, बल्कि इनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, सेबी ही करता है। फिर रेगुलेट, देखो रेगुलेटरी में रेगुलेशन जहां आ रहा है अपने आप समझ जाओ कि रेगुलेटरी फंक्शन है। टेक ओवर बिड बाय द कंपनी, उसको देखता है कि कौन कितनी बिड लगा सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम वो देखता है। फिर आया कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, उनके अकाउंट को ऑडिट कर सकता है, किसके, स्टॉक एक्सचेंज के भी, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर वगैरह, इन सब के अकाउंट को वो ऑडिट भी कर सकता है। फिर आया कि उनके ऊपर जो भी एप्लीकेबल फीस है वो चार्जेस उनसे ले सकता है, ये भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही आता है।
और फिर है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग, जो भी पावर उसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में मिली है उनको अप्लाई करना, उनको यूज करना, ये भी सेबी रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर ही करता है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो आता है सेबी का, वो आता है डेवलपमेंट फंक्शन। कैसे हम अपनी सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप कर सकें। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि हम ट्रेनिंग करा दें अपने इंटरमीडियरीज को, जिससे वो कस्टमर तक सही जानकारी पहुंचाए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें। वो रिसर्च करता है और उन रिसर्च को फिर पब्लिश भी करता है। जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंटरमीडियरीज हो, चाहे वो कंपनी हो, जो भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, सबको वो रिसर्च जो उसने करी वो शेयर करता है। Undertaking measure to develop the capital market by adapting a flexible approach, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सके, तो ये भी वो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर ही करता है। तो ये थे उसके डेवलपमेंट फंक्शन। अब जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे कि ये जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ कर आए हैं, इनमें बेसिकली अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या है। ये सारी कंपैरिजन कंपैरिजन जो है मैंने एनसीईआरटी से ली है। मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही हमारा एग्जाम का पेपर बनता है, तो मैं उसी को बेस बनाकर सारा काम करता हूँ। तो ये वहीं से लिया गया मैटर है, कंटेंट है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हुई कि क्या है, देयर इज ए सेल ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। या तो वो नई कंपनी होती है या एक ऐसी कंपनी होती है जो पहले से शेयर इशू कर चुकी है पर नए इशू करना चाहती है। यहाँ जो ट्रेडिंग होती है वो एग्जिस्टिंग शेयर की होती है जो पहले से इशू किए जा चुके हैं। फिर आया कि यहाँ की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सोल्ड की जाती हैं कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर को डायरेक्टली। तो यहाँ कंपनी और इन्वेस्टर दो पार्टियां होती हैं। यहाँ जो पार्टियां होती हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील करती है, तो ये इन्वेस्टर के बीच में होता है। खरीदने वाला भी इन्वेस्टर होता है और बेचने वाला भी इन्वेस्टर ही होता है। अब आया कि जो फ्लो ऑफ फंड होता है, पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, तो आप देखोगे यहाँ से सेवर से कंपनी के पास जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या करता है, कैपिटल फॉर्म करता है, पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उससे कुछ ना कोई कैपिटल एसेट डेवलप करेगी। यहाँ जो होता है वो सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक इन्वेस्टर बेचकर जाना चाहता है और दूसरा इन्वेस्टर आ रहा है, यहाँ पर कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो ये सिर्फ उस मार्केट में उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कोई अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करे। तो ये मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिर्फ उस काम को करती है। अब यहाँ जो होता है सिर्फ खरीदना ही होता है, यहाँ सिर्फ आप सिक्योरिटी खरीद सकते हो, बेचने का काम कभी भी प्राइमरी मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बेचना भी मिलता है और खरीदना भी मिलता है। तो यहाँ बाइंग एंड सेलिंग दोनों चलती है, यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है। प्राइस जो है डिटरमाइन कंपनी खुद करती है। प्राइस, क्योंकि प्राइमरी मार्केट है, पहली बार शेयर इशू हो रहे हैं, तो कंपनी अपने आप डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पर वो बेचे। यहाँ प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ जाएंगे। सप्लाई कम है, ज्यादा है और डिमांड कम है, तो रेट घट जाएंगे। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो रेट घटेंगे। शायद मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल गया हूं, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कोई फिक्स ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं होती जहां से इनको बेचा जाता है, आप कहीं से भी बेच सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन होती है, स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये था बेसिकली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। अब एक डिफरेंस और करते हैं सो दैट हम अपने इस टॉपिक को और कंफर्म कर लें। तो अब की बार जो हम डिफरेंस करेंगे या कंपैरिजन करेंगे वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में करेंगे। ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो हम अब उस फाइनेंशियल मार्केट में एक तरीके से जो डिफरेंसेस हैं वो कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दो ले ली हमने, बेसिस बनाया। पहला बेस है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, बैंक भी होते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी भी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं और एक ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर भी होता है।
यहाँ आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं नॉर्मली। इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए इसलिए। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर आदि इशू किए जाते हैं। यहाँ पर ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, रिपोर्ट कुछ नहीं है, इसको हटा दो। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक कमर्शियल बिल होता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आया कि इन्वेस्टमेंट का आउटले कितना पैसा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा पैसे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम से कम अगर ये 10 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, मतलब बहुत कम पैसे के साथ भी आप डील कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पैसा ज़्यादा चाहिए। आपने पढ़ा था कि अब कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर वो 25,000, 1 लाख, 5 लाख ऐसे सारे अमाउंट थे। ठीक है? तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। ड्यूरेशन इसकी मीडियम और लॉन्ग टर्म होती है, तो लंबे समय के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर और डिबेंचर छोटे समय के लिए कभी इशू होते ही नहीं। इक्विटी शेयर से जो कंपनी को पैसा मिलता है वो तो कभी आपको वापस मिलेगा ही नहीं। आप दूसरे इन्वेस्टर से वो शेयर बेचकर जरूर पैसा ले सकते हो, पर आप कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। मनी मार्केट में जो होता है वो मैक्सिमम 1 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ ड्यूरेशन कम है, यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा है। लिक्विडिटी, ये लिक्विड तो ज़रूर है, क्योंकि आप जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है जिसको हमने स्टॉक एक्सचेंज बोला है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको लिक्विड तो बना सकते हो कि कन्वर्जन तो है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप डील कर सकते हो, ठीक है? बट उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। ये हाईली लिक्विड है, समय भी कम है और लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपने मैच्योरिटी जो है 1 दिन की भी देखी है, इसलिए ये लिक्विड ज़्यादा है। अब बारी आई सेफ्टी, तो ऑब्वियसली ये रिस्कियर है। यहाँ पर पैसा लगाना थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। दोनों से रिटर्न मिलने का भी रिस्क ज़्यादा है, प्रिंसिपल को वापस मिलने का भी रिस्क ज़्यादा है। यहाँ वो रिस्क जो है कम है, ये ज़्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट है। रिस्क भी यहाँ पर क्या है, बहुत कम है डिफ़ॉल्ट होने की, ये हमने पढ़ा भी था। रिटर्न, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है यहाँ पर। इन्वेस्टर को रिटर्न के चांसेस जो है यहाँ पर ज़्यादा है। डूबने के चांसेस हैं तो ऑब्वियसली ये रिटर्न के भी ज़्यादा चांसेस हैं अगर मनी मार्केट से कंपेयर किया जाए तो। मनी मार्केट में रिटर्न जो है लोअर है कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि रिस्क कम तो क्या उसकी रिटर्न भी कम। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।